चलिए बढ़ते हैं मेमोरी मैनेजमेंट के टॉपिक में। आज कैसे हम लोग समझेंगे मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, सी लैंग्वेज मेमोरी मैनेजमेंट हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, और कैसे हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट करके हम अपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को फास्ट कर सकते हैं, कम समय में किसी प्रोग्राम को कैसे, और कैसे मेमोरी कम स्पेस ले करके अपनी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेगा। इस तरह से चलिए हम लोग सी लैंग्वेज समझते हैं मेमोरी मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग हाउ मच मेमोरी टेकन प्रोग्राम यूजेज थ्रू डिफरेंट ऑपरेशन। मतलब वो कि मल्टीपल प्रोसेस करके डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो उसमें मेमोरी कैसे ऑक्यूपाई करेगा प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम कंप्यूटर में। तो कहाँ पर मेमोरी लेता है, तो इसके बारे में हम समझते हैं। किस तरह से किस में मेमोरी लेगा, इसके बारे में हम समझेंगे। तो फर्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट की टॉपिक में, टॉपिक है मेमोरी इन सी। अंडरस्टैंडिंग हाउ मेमोरी वर्क्स इन सी इज इम्पोर्टेंट। मतलब ये किस में क्यों इम्पोर्टेंट है, ये कैसे वर्क करता है, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। जब हम लोग कोई भी वेरिएबल बनाते हैं, छोटा सा भी कोई भी वेरिएबल बनाते हैं, वो ऑटोमेटिकली कैसे वो सी लैंग्वेज में स्पेस को रिजर्व रिजर्व कर लेता है। सी विल ऑटोमेटिकली रिजर्व स्पेस फॉर दैट वेरिएबल। मतलब वो वेरिएबल के लिए कैसे वो रिजर्व कर देता है किसी स्पेस को, उसके बारे में हम समझने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले ये समझते हैं कि कैसे प्रोग्राम हमारी मेमोरी स्पेस लेता है। कोई भी प्रोग्राम के कोई भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, तो कैसे ये स्पेस लेता है अपने किसी भी प्रोग्राम, किसी कंप्यूटर के मेमोरी में। तो इसके लिए हम समझते हैं कोई भी प्रोग्राम कैसे अपनी स्पेस लेता है, इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कोई भी, आप लोग यहाँ क्या कीजिएगा कि आप फोल्डर बना लीजिएगा, या फोल्डर नहीं बनाएगा तो आप फाइल बना लीजिएगा। फाइल बना कर कोई भी आप नाम दे दीजिएगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेमोरी मैंने डॉट सी दे दिया, मतलब सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले आप लोग यहाँ जो भी मैं यहाँ पे कोड लिख गया हूँ, आप लोग भी कोड ये लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले इससे टाइम बचत होगी कि हम आपको सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे कि हाँ आपको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा समझाया जा सके, और आप लोग कोड कैसे, आप लोग मैं कुछ भी कोड कराऊंगा तो लिखूंगा तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ कि उन्हें ये आता है। तो आप लोग इसको मैं लिख दिया इसलिए पहले कि आप लोग की टाइम बचेगा यहाँ पे, और टाइम बचेगा तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएंगे, तो इस और पूरी कंसेप्ट को समझ पाएंगे। आप लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे कि हाँ लिख क्या रहे, आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा कि समझा क्या रहे। और इसके लिए समझते हैं कितना कौन स्पेस लेता है। तो सबसे पहले इसमें क्या पढ़ा होगा, माई इंट में इसमें क्या पढ़ा होगा, आप लोग बता सकते हैं? बता सकते हैं तो बताइए। इसमें गार्बेज वैल्यू पढ़ा होगा। गार्बेज वैल्यू क्या होता है ये पहले ही मैं प्रोग्राम फुल कोर्स सी लैंग्वेज की मैं बता चुका हूँ। इसकी लास्ट पार्ट है ये मेमोरी मैनेजमेंट, तो इसके बारे में समझा रहा हूँ। और माई फ्लोट जो है, इसमें ये कितना स्पेस लगेगा ये भी बता चुका हूँ, और माई डबल कितना स्पेस लगेगा ये भी बता चुका हूँ। तो इसकी हमें साइज निकालनी है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ साइज ऑफ एक फंक्शन यूज़ करके आप लोग यहाँ पे माई इंट का साइज निकाल सकते हो। और ये जेडी फॉर्मेटिंग में क्यों किया, अगर इसको हम परसेंट डी भी कर सकते थे, हाँ कर सकते हैं, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। हमने ये किया इसलिए किया कि ये जनरलाइज चीज़ों को, जनरलाइज यूनिट को ये डिकोड करके हमें प्रोवाइड कर देता है कि हाँ क्या एक्चुअल चीज़ें आई थी और क्या हमें चाहिए था, ये पता चल जाता है। और ये सारे चीज़ें तो इंटीजर टाइप का होने वाला है, इसलिए ये जनरलाइज यूनिट यूज करके मैंने सबकी भी फॉर्मेटिंग करके हमने एक्सेस कर लिया। और उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ, ये सब की साइज़ निकाल लेना। तो ये साइज़ निकालने के बाद आपको पता चलेगा कि ये कितना स्पेस लेगा। ये बीट और बाइट आप लोगों को समझाया होगा पिछले फुल कोर्स के ट्यूटोरियल में, C0 to एडवांस लेवल में। तो आप लोग वीडियो जाकर देख सकते हैं। पहले अगर आप लोग ये नहीं देखे होंगे वीडियो तो आप लोग को देख लेना। और उसके बाद मैं ये आप लोग समझिएगा कि हाँ ये तो उसके बाद इम्पोर्टेंट ही हो जाता है कि आप लोग मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि ये मेमोरी मैनेजमेंट आप लोग नहीं समझेंगे तो आप लोग पता कैसे चलेगा कि हाँ कि कैसे कितना कोई भी हम लोग वेरिएबल किसी भी बनाते हैं तो कितना स्पेस लेता है। लोकेशन ऑफ स्टैटिक मेमोरी ऑल्सो नोन एज कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन। मतलब ये स्टैटिक मेमोरी इस तरह से एलोकेट होता है जब हम लोग किसी प्रोग्राम को रन करते हैं उसी समय मेमोरी एलोकेट हो जाता है, इसलिए इसको स्टैटिक मेमोरी कहते हैं। और इसमें ये जो भी वेरिएबल बनाए रहते हैं, एरे बनाए रहते हैं, ये ऑटोमेटिक एलोकेट हो जाता है किस टाइप के, किस
टाइप के डेटा है, किस टाइप की मेमोरी एक्यूपाई करेगा, इस तरह से ये स्टैटिक मेमोरी स्टोर कर लेता है। तो सी ऑटोमेटिकली एलोकेट मेमोरी फॉर एवरी वेरिएबल व्हेन द प्रोग्राम इज कंपाइल्ड। मतलब सी लैंग्वेज में मेमोरी ऑटोमेटिकली एलोकेट हो जाता है जब कब। तो चलिए बढ़ते हैं मेमोरी मैनेजमेंट के नेक्स्ट टॉपिक में, एलोकेट मेमोरी इन सी। कैसे हम लोग मेमोरी एलोकेट करेंगे सी लैंग्वेज में। तो चलिए बढ़ते हैं। तो दिस प्रोसेस रिजर्व मेमोरी इज कॉल्ड एलोकेशन। मतलब ये प्रोसेस जो भी होगा वो मेमोरी एलोकेशन पे ही बात होगी और उसी पे ये डिपेंड करेगा। तो दिस वे टू एलोकेट द मेमोरी डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मेमोरी। मतलब ये एलोकेशन मेमोरी ऑफ एलोकेशन किस तरह से होता है, तो इसमें एक दो तरह से होता है। तो स्टैटिक मेमोरी और डायनेमिक मेमोरी। मतलब स्टैटिक मेमोरी कुछ होता है और डायनेमिक मेमोरी किस तरह से एलोकेट करते हैं इससे भी हम समझते हैं। तो चलिए स्टैटिक मेमोरी सबसे पहले समझ लेते हैं क्या होता है। तो स्टैटिक मेमोरी is memory that is reserved for variable before the program runs. Allocation of static memory is also known as couple। प्रोग्राम को रन करने के बाद ये ऑटोमेटिक ये प्रोसेस चल रहे हैं, कुछ चीज़ें फाइल बिल्ड हो रहा है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं 2 बार एंटर क्लिक कर दिया क्योंकि ये कुछ स्पेस प्रॉब्लम करेगा। तो इसमें मैं ये प्रोग्राम आ गया। ये इस तरह से आप लोग जी सी कंपाइल कीजिएगा। जी सी सी डॉट ये मेमोरी मैनेजमेंट ये क्यों लिखा, ये फोल्डर मैंने एक फोल्डर का ये प्रोग्राम जब फोल्डर है इसके अंदर एक और फोल्डर बनाया तो इसलिए ये फोल्डर का नाम आया और दूसरा ये फाइल का नाम आया। फोल्डर और फाइल में आप लोग डिफरेंस पता होगा तो ठीक है, नहीं पता होगा तो अब मैं बता देता हूँ। अगर पता होगा तो आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं और नहीं पता है तो आप लोग, मैं बता देता हूँ। ये फोल्डर मतलब कलेक्शन ऑफ फाइल्स होता है और फाइल सिंगल जो भी डेटा को एक्सेस मतलब कोई भी डेटा को स्टोर और एक रीड राइट का जो भी परमिशन होता है फाइल में होता है। और फोल्डर में हम ये सारे फाइल्स को कलेक्शन कर सकते हैं मतलब स्टोर कर सकते हैं। मल्टीपल फोल्डर कंटेन्स मल्टीपल फाइल बट फाइल डज नॉट कंटेन्स मल्टीपल फोल्डर, only contains data on in tags other things। एंड ये सबसे पहले आप लोग एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया। यहाँ पर EXE फाइल बन चुका है उसी नाम से। तो ये ओपनेबल नहीं है अभी, ओपन तो कर सकते हैं लेकिन ये एनीवे किसी अलग अलग चीज़ों में सुनाएगा समझाएगा। तो यहाँ पे हम लोग रन कर लेते हैं। ये सेम चीज़ें रहेगा यहाँ पे। उसके बाद ये हम GCC हटा देते हैं और GCC का हटाने के बाद मैं यहाँ पे डॉट EXE करके मैं यहाँ पे प्रोग्राम को रन कर लूँगा। यहाँ पे रन हो गया। यहाँ पे 4 बाइट किसका आया, 4 किसका आया, 8 बाइट किसका आया, 1 बाइट किसका आया। यहाँ पे इंटीजर का माई इंट, ये किस टाइप का वेरिएबल है, इंट टाइप का वेरिएबल है, इसका 4 बाइट आया। फ्लोट किस टाइप का मतलब माई फ्लोट किस टाइप का वेरिएबल, फ्लोट टाइप का, तो इसका भी 4 बाइट आया। और माई डबल ये 8 बाइट का होता है, तो इसको पहले ही बताया था आपको। तो ये माई डबल किस टाइप का, डबल टाइप का, डबल 8 बाइट का होता है। करेक्टर इसी लैंग्वेज में 1 बाइट का होता है, किसी किसी लैंग्वेज में 2 बाइट का भी होता है। तो इसके बारे में मैं पहले ही आपको समझा दिया। तो चलिए समझना बढ़ते हैं नेक्स्ट। लाइक एमएलओक फंक्शन, कैलोक फंक्शन ये थोड़ी स्लाइटली लेस एफिशिएंट है लेकिन इसको भी यूज़ करते हैं लगभग बहुत सारी जगहों पे। तो चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। एमएलओक कैलोक फंक्शन राइट 0 into all of the allocated memory, how it makes कैलोक स्लाइटली एफिशिएंट। मतलब ये कैलोक फंक्शन जो है एमएलओक फंक्शन से थोड़ा स्लाइटली लेस एफिशिएंट है लेकिन बस उसी के जैसा काम करेगा। ये फंक्शन राइट मतलब 0 into ऑल ऑफ द एलोकेटेड मेमोरी ये राइट करेगा और इस तरह से वो थोड़ी बहुत लेस एफिशिएंट है एमएलओक फंक्शंस के। फंक्शंस के बारे में समझ लेते हैं। एमएलओक, कैलोक और
साइज और अमाउंट क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो एमएलओ फंक्शन हैज बीन वन पैरामीटर साइज विच स्पेसिफाई हाउ मच मेमोरी टू एलोकेट मेजर इन बाइट्स। मतलब ये बता रहा है कि जब पैरामीटर वो साइज ले रहा है तो ये बता रहा है कि वो कैसे वो मेजर बाइट्स में साइज कर बाइट्स कैलकुलेट करके वो मेमोरी में एलोकेट करेगा, ये बता रहा है एमएलओ। अकेलोक बता रहा है हैज़ टू पैरामीटर, फर्स्ट अमाउंट और सेकेंड साइज। इसमें अमाउंट बता रहा है साइज द अमाउंट ऑफ आइटम टू एलोकेट, मतलब ये कितने मात्रा में कितनी अमाउंट में ये किसी भी डेटा को लेगा वो उसकी साइज बता रहा है, और मतलब उसकी अमाउंट ऑफ आइटम की बता रहा है। और साइज ये बता रहा है साइज द साइज ऑफ ईच आइटम, मतलब जैसे जो भी साइज भी बता रहा है, मतलब इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, फ्लोट हो गया, इसकी साइज को जितने भी आइटम होंगे उसकी ईच साइज की मेजर करके बाइट में वो कैलकुलेट करके वो मेमोरी में एलोकेट कर देगा, जो भी कैलक फंक्शन में ये यूज करके ये एलोकेट कर देगा। तो चलिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स समझ लेते हैं कि एक नोट क्या होता है। तो डेटा इन मेमोरी एलोकेट बाय एमएलओ इज अनप्रिडिक्टेबल, मतलब ये एमएलओ फंक्शन है जो भी कहीं भी मेमोरी में डेटा स्टोर करेगा, मतलब वो टेम्परेरी लेवल पे या जो भी स्टोर करेगा वो अनप्रिडिक्टेबल होगा, किस मेमोरी एड्रेस पे होगा ये नहीं बता सकता। और टू अवॉइड अनएक्सपेक्टेड वैल्यू, मतलब ये कोई भी अनएक्सपेक्टेड वैल्यू को अवॉइड कर देगा। मेक श्योर राइट समथिंग इनटू मेमोरी बिफोर रीडिंग इट, मतलब ये बोल रहा है कि हमें कुछ ना कुछ मेमोरी में बिना रीडिंग पहले रीडिंग के हमें उसमें स्टोर करना होगा, ये बता रहा है। मतलब कुछ राइट दो तरह से दो फंक्शंस है जो स्पेशली सी लैंग्वेज में बनाए गए हैं कि हाँ मेमोरी कैसे एलोकेट करेंगे। तो इसके फर्स्ट फंक्शन है एमएलॉक और सेकंड है कैलॉक। इसमें सबसे पहले अमाउंट लेगा और उसके बाद ये साइज लेगा, और ये एमएलॉक पहले साइज लेगा, उसके बाद जो भी होगा ये पहले तो पॉइंटर हम लोग बनाना, ये पॉइंटर में ही स्टोर होगा, जो भी चीज़ें पॉइंटर में ही वो उसका एड्रेस स्टोर होगा, कहाँ वो कि मेमोरी स्टोर होगा, ये मेमोरी में स्टोर होगा इसकी एड्रेस, वो सारे चीज़ें ये एमएलॉक और कैलॉक फंक्शन पॉइंटर के जरिए हम लोग मेमोरी एलोकेट करेंगे डायनेमिकली मेमोरी, जो एज रन टाइम पे हमें साइज देना होगा, और रन टाइम पे ये यूज़ करके ये अपनी मेमोरी एलोकेट कर देगा हमारी कंप्यूटर के मेमोरी में जब भी हम प्रोग्राम रन करेंगे उस समय। रन करने के बाद वो और जब रनिंग टाइम में होगा अकॉर्डिंग टू यूजर, यहाँ पे एरे का साइज 20 हो गया, और उस 4 बाइट स्पेस लेगा। अगर इंटीजर होगा तो, अगर कैरेक्टर होगा तो 1 बाइट लेगा। इस तरह से फ्लोट होगा 4 बाइट, डबल होगा 8 बाइट, इस तरह से ये स्पेस लेगा, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी मेमोरी की साइज निकलेगी कितना वो रिजर्व करेगा। और चलिए ये एग्जांपल है, ये इसको समझा देता हूँ कि ये एरे साइज बना दिया 20 का और इसको एक साइज निकाल दिया तो ये 80 हो गया। ये इस तरह से आप इसको मेन मेथड में लिख करके आप लोग इसको रन करके देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट डायनेमिक मेमोरी की तरफ। ये स्टैटिक मेमोरी आप लोग समझा दिया, डायनेमिक मेमोरी कैसे वो स्टोर होते हैं, कैसे हम लोग बनाते हैं, और कौन कौन सी फंक्शन यूज करके हम लोग डायनेमिक मेमोरी को एलोकेट करते हैं और सी लैंग्वेज में। तो चलिए बढ़ते हैं डायनेमिक मेमोरी की एलोकेशन की तरफ। ये सबसे पहले तो डायनेमिक मेमोरी इज ए मेमोरी दैट इज एलोकेटेड आफ्टर प्रोग्राम स्टार्ट रनिंग। एलोकेशन ऑफ द डायनेमिक मेमोरी कैन also be preferred to as runtime memory allocation। सी लैंग्वेज में ऑटोमेटिकली मेमोरी एलोकेट हो जाता है जब प्रोग्राम कंपाइल होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू क्रिएट अ इंटीजर एरे ऑफ 20 स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल समर सेमेस्टर, सी विल रिजर्व ए स्पेस and 20 elements which is typically 80 bytes of the memory। ये कैलकुलेशन में पहले वीडियो में बता चुका हूँ, जो सी लैंग्वेज के फुल कोर्स की ट्यूटोरियल में वो अपलोड हो चुका है, उसमें आप लोग समझ सकते हैं कैसे कैलकुलेशन होता है। इस तरह से आपको समझ लेना वहाँ पे जा करके, या यहाँ पे बता सकता हूँ। तो कैसे हम लोग डायनेमिक मेमोरी से हम डेटा को एक्सेस करेंगे, तो चलिए इसके बारे में हम समझते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि डायनेमिक मेमोरी एक्सेसिंग फ्रॉम द डायनेमिक मेमोरी कैसे हम लोग एक्सेस करेंगे, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। डायनेमिक मेमोरी बिहेव्स लाइक एन एरे, मतलब ये एरे की तरह ही बिहेव करेगा, उस तरह से हम लोग डेटा को एक्सेस करेंगे। तो विथ इट्स टाइप स्पेसिफाइड बाय द टाइप ऑफ द पॉइंटर, एज विथ एरे टू एक्सेस एन एलिमेंट इन डायनेमिक मेमोरी रेफर टू इट्स इंडेक्स नंबर। मतलब इसमें जैसे हम लोग डायनेमिक मेमोरी में हम लोग जैसे कर रहे हैं, वैसा ही हम लोग एरे में हम लोग ऐसे कर चुके हैं कि हम लोग उसकी इंडेक्स वैल्यू से हम लोग डेटा को एक्सेस करते थे। वैसा ही हम लोग डायनेमिक मेमोरी में भी हम लोग डेटा को एक्सेस कर सकते हैं लाइक एन एरे। तो सबसे पहले ये है ये तो दो फाइल इंक्लूड होना, एस टी डी लिब। ये एस टी डी लिब में ये हमारी डायनेमिक फंक्शंस है, जो कैलॉक है, एमएलॉक है, ये एस टी डी लिब में ही हम लोग को मिलेगा, क्योंकि इसको हम लोग ये लाइब्रेरी है जो चीज़ें इसमें मिलेगी, और आप लोग इसको इंपोर्ट कर लीजिएगा, इंपोर्ट ना हो तो चलिए बैठते हैं। सबसे पहले हम लोग मेमोरी एलोकेट करने के लिए पॉइंटर बनाना होगा। जिस टाइप के हम लोग डेटा को स्टोर करना चाहते हैं उसी टाइप का पॉइंटर बनाना होगा। तो इसमें हम लोग पॉइंटर बना लिए, और इसमें एक पॉइंटर जो भी है, पॉइंटर को हम लोग कैलॉक फंक्शन को स्टोर कर ले रहे हैं पॉइंटर में। तो उसके बाद हम लोग डेटा को राइट कर दे रहे हैं कि पॉइंटर की इस एड्रेस पे क्या होगा, और वैल्यू मतलब इस एड्रेस पे क्या होगा, और पॉइंटर 1 और इसकी पॉइंटर पी ऑफ 1 और पी ऑफ 2 ये हम लोग स्टोर कर दिए। और उसके बाद यहाँ से हम डेटा को एक्सेस करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग रन करके प्रोग्राम को देख लेते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं। एमएलॉक फंक्शन है, कैलॉक फंक्शन, हम कैलो कैसे स्टोर करेंगे मेमोरी में, तो किस डेटा को, चलिए इसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया। तो इसके बारे में सबसे पहले आप लोग दो पॉइंटर डिक्लेयर कर लीजिएगा, और फर्स्ट पीटीआर 1 में आप लोग एमएलॉक की साइज डाल दीजिएगा, एमएलॉक फंक्शन को स्टोर कर दीजिएगा। और सेकंड में कैलॉक फंक्शन, ये फर्स्ट वाला अमाउंट है कि कितनी अमाउंट में वो डेटा स्टोर कर रहा है और कितनी साइज है इसकी, ये इस पॉइंटर की ये बता रहा है। और इसको इस तरह से हम लोग मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। आप लोग इस प्रोग्राम को रन करके देख लीजिएगा। बस इसको इसमें तो आप लोग बस एड्रेस ही मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं एक्सेस मेमोरी की तरफ। कैसे हम लोग मेमोरी एक्सेस करेंगे, और कितनी एक डेटा कैसे हम लोग स्टोर कर, जो भी स्टोर किए हैं उसको कैसे हम लोग एक्सेस करेंगे डायनेमिक मेमोरी में। तो चलिए इसके बारे में हम समझते हैं। तो मैं कोड लिख दिया हूँ पहले ही, तो मैं इसको समझाता हूँ आप लोगों को कैसे हम लोग इसमें करेंगे। तो ये आप लोगों को पहले बताया कि ये आपको हेडर फाइल को इंक्लूड करना होगा। ये तो पहले से ही ये रहना ही चाहिए इनपुट आउटपुट के लिए। और ये हाई क्यों इंपोर्ट किए हैं, मतलब इंक्लूड किए हैं ये कैलॉक फंक्शंस के लिए। और ये अदर फंक्शन भी इसमें रहते हैं, तो अभी इसके बारे में मैं बता, एमएलओ का कैलॉक फंक्शन मोस्टली यूज होते हैं इसमें। तो stdlib को यूज करना ज़रूरी है। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पे तो हम लोग ये डिक्लेयर कर दिए हैं कि हाँ, कि इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर बना है, और एक पॉइंटर में हम लोग इस कैलॉक फंक्शंस को स्टोर कर रहे हैं इस एड्रेस पे। और उसके बाद ये इस एड्रेस की वैल्यू पे हम लोग 2 को स्टोर कर दे रहे हैं, और इस 1 पे 4 को और 2 पे 6 को, मतलब इंडेक्स करके हम लोगों ने इसको स्टोर कर दिया। मतलब ये बेसिकली इंडेक्सिंग ही फॉलो करेगा ये। जैसे हम लोग एरे में देखते हैं कि हाँ 0 पे क्या होगा, 2 पे क्या होगा, 3 पे क्या होगा, इस तरह से ये रहेगा इसमें। तो इसमें स्टार्ट होगा 1 से, पॉइंटर में इसमें 1 से स्टार्ट होगा। जैसे यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ ये करेंगे, एक्सेस करेंगे, तो ये सॉरी 1 पे, तो ये सेकेंड वाला 1 पे ही मिलेगा, और 0 पे ये हमें 2 मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे हम लोग 0 पे यहाँ पे एक्सेस करेंगे ना, तो 2 मिल जाएगा, और ये 2 पे ये 6 मिल जाएगा। यहाँ पे 2 एक्सेस कर रहे हैं। तो इसको हम रन करके देख ले रहे हैं। यहाँ पे हम लोग स्टोर कर दिया, और यहाँ पे रीड कर रहे हैं कि मेमोरी से कैसे हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। पहले तो यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर कर दिए, यहाँ पे स्टोर कर दिए, और यहाँ पे हम लोग रीड कर रहे हैं कि मेमोरी कैसे मेमोरी से हम लोग रीड करते हैं। तो ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया। ये परफेक्ट फॉर्मेटिंग करके हम लोगों ने रीड करना शुरू कर दिया। इसको मैं रन करके देखता हूँ प्रोग्राम को, और कैसे ये हम लोग रन करके इसको कमांड के थ्रू रन करेंगे। तो सबसे पहले ये आ गया, तो इस तरह से प्रोग्राम रन हो गया। तो आप लोग ये ऐसे इस तरफ से आए ना, तो आप लोग 2 तरफ पर एंटर क्लिक कर लीजिएगा। इस तरफ से आ गया, और इसको आप लोग ये तो
प्रॉब्लम हो गया, तो इसके हम लोग फिर से रन कर दे रहा हूँ इसको। तो रन करने के बाद ये रन हो रहा है प्रोग्राम। रन होने के बाद ये सबसे पहले ये देखिए, ये फोल्डर है, इस फोल्डर हम लोग यहाँ पर है, इस फोल्डर में डेस्कटॉप पे हमारा ये प्रोग्राम है, मतलब डेस्कटॉप पे फाइल है। और ये यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर ये मेमोरी मैनेजर फोल्डर है, मेमोरी मैनेजर फोल्डर है, और उसके अंदर हमारा ये फाइल है, जो जिस फाइल को हम लोग लिखे हैं यहाँ पे, इस फाइल को जो ओपन किया है, तो इस फाइल को हम लोग को रन करना है। तो इसको रन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग कंपाइल करना होगा जीसीसी कमांड से। ये आ चुका है, ये कुछ चीज़ें लिख करके, तो आप लोग राइट बटन क्लिक करके आप लोग इसको पहुंच सकते हो वहाँ पे, और इसको एंटर कर देने के बाद ये प्रोग्राम कंपाइल हो गया। कंपाइल होने के बाद हम लोगों को अब क्या करना होगा, इसको हमें अब इसको हम लोगों को रन करना होगा। तो डॉट ई एक्सी फाइल को रन करेंगे, इसकी डॉट ई एक्सी फाइल यहाँ पे बनी हुई है, तो इसको रन करते हैं। तो ये कॉपी कर लेते हैं, आप लोग कॉपी करके भी इसको रन कर सकते हैं। जैसे मैं तो मैं यहाँ पे राइट कर दिया और यहाँ पे डॉट ई एक्सी कर दिया, उसका एंटर क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमें मिल गया ये पॉइंटर। जैसे भी ये यहाँ पे 2 स्टोर किए थे, तो ये स्टोर 2 मिल गया, और यहाँ पे 1 पे 4 स्टोर किए थे और 2 पे 6 स्टोर किए थे, तो ये हम पॉइंटर जो भी है इसकी वैल्यू स्टोर कर दिए। तो स्टोर मतलब एक्सेस कर रहे हैं इसकी वैल्यू को, तो ये 2 मिल गया फर्स्ट वाले पे, और ये 1 पे 4 मिल गया और 6 मिल गया, और ये 0 की मिला। ये 0 इसलिए मिला, इसकी साइज़ को एक्सीड कर गया था, इसलिए ये हमें 0 मिला। और यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं था, इसलिए ये 0 मिला। और इंटीजर है तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 रहेगा। अगर डबल रहता 0.0 मिलता, और फ्लोट होता 0.0 ही मिलता। इस तरह से ये वैल्यू हमें मिलता, लेकिन ये इंटीजर था इसलिए हमें ये 0 मिला। और इस तरह से ये थोड़ी इसकी साइज़ को भी एक्सीड कर गया था, इसलिए ये 0 मिल गया। और ये यहाँ पे तो साइज एक्सीड नहीं किया था, लेकिन ये 4 की ये 4 आइटम रह सकते थे इसमें, तो 3 आइटम तो हम लोगों ने इसमें डाला था, लेकिन 4th आइटम हमने नहीं डाला था, इसलिए ये 0 बाय डिफ़ॉल्ट 0 ले लिया, क्योंकि ये इंटीजर था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। pointer parameter is a pointer to be address of the memory to be deallocated। मतलब जब जो पॉइंटर हम लोग फ्री कर रहे हैं, जो पॉइंटर की एड्रेस फ्री कर रहे हैं, जो भी उस मेमोरी को एलोकेट किया रहता है उसको डीएलोकेट कर देगा। चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। तो पहले तो इंटीजर टाइप का पॉइंटर बना लिया, और पॉइंटर में हम मतलब फंक्शन को स्टोर कर दिया, और ये हटा देता हूँ। और इसमें जो हम चाहते हैं इसको फ्री कर दें, तो फ्री फंक्शन यूज करके हम लोग फ्री कर सकते हैं पॉइंटर, और उसके बाद इसमें नल डाल सकते हैं। इस तरह से हमारा जो भी मेमोरी एलोकेटेड था, वो जो भी स्टोर किया हुआ था एड्रेस, उसको हम लोग फ्री कर दें मेमोरी से। इस तरह से हम लोग सी लैंग्वेज में हम लोग मेमोरी फ्री करते हैं। इस तरह से मेमोरी मैनेजमेंट कर लेते हैं हम लोग। ये सबसे पहले हम क्रिएट कर लिया मेमोरी को, उसके बाद डी एलोकेट कर लिया, रीएलोकेट कर दिया। डी एलोकेट करने के बाद ये हम लोग ये हमारे पूरी मैनेजमेंट हो जाती है कि हाँ मेमोरी कैसे क्रिएट किए और रीड किए, डी और रीएलोकेट किए, और उसके बाद फ्री कर दिए। इस तरह से मेमोरी मैनेजमेंट काम आती है हमारी कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन करने में, और हमारी जो भी कंप्यूटर मेमोरी जो है वो कम नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट समझ लिए। तो इसके बारे में और भी प्रिसाइजली समझ लेते हैं कैसे ये काम करता है फ्री मेमोरी, फ्री ऑफ द फ्री फंक्शन। तो इसको समझते हैं। इट इज कंसिडर गुड प्रैक्टिस टू सेट अ पॉइंटर टू नल आफ्टर फ्रीइंग मेमोरी, सो दैट यू कैंट एक्सीडेंटली कंटिन्यू यूजिंग इट। मतलब ये क्या बोल रहा है कि जब आप लोग ये कंसिडर कर लेते हैं कि गुड प्रैक्टिस है, तो नल पॉइंटर या फ्रीइंग मेमोरी सो दैट यू कैन नॉट एक्सीडेंटली कंटिन्यू, मतलब ये उसके बाद जब आपने फ्री कर दिया मेमोरी को, तो उसके बाद इस फंक्शन के जो भी पॉइंटर है इसको यूज नहीं कर सकते, ये बोल रहा है लाइन। इफ़ यू कंटिन्यू यूजिंग मेमोरी आफ्टर इट हैज़ बीन फ्री, यू टू करप्ट डेटा, अदर प्रोग्राम और इवन पार्ट ऑफ योर ओन प्रोग्राम। मतलब ये पूरी करप्ट हो चुकी रहेगी जब हम लोग मेमोरी फ्री कर चुके हैं, तो इसके बाद हमें इसकी डेटा कुछ नहीं मिलेगा। बस उस ड्यूरेशन तक जो जब हम लोग
एलोकेट किए और डी एलोकेट किए, उसके बीच में ही हमारा जो भी डेटा होगा वो मिल पाएगा, उसके बाद नहीं मिल पाएगा फ्री फंक्शंस के बाद। तो इस तरह से ये प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो आप लोग, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कैसे हम लोग डी फ्री मेमोरी करेंगे इन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में, मेमोरी मैनेजर के ट्यूटोरियल में। तो चलिए बढ़ते हैं फ्री ऑफ द मेमोरी, डी एलोकेट मेमोरी। तो व्हेन यू नो लॉन्गर नीड अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी यू शुड डी एलोकेट इट। जब आप चाहते हैं कि हाँ कुछ टाइम देर तक हमें मेमोरी नहीं चाहिए वो, तो आप लोग फ्री कर सकते हैं। जब ये प्रोग्राम रन होगा तो उस ड्यूरेशन तक काम करेगा, उसके बाद डी एलोकेट हो जाएगा, तब आप लोग फ्री फंक्शन को यूज करके आप लोग मेमोरी फ्री कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं, डी एलोकेशन इज ऑल्सो प्रीफर्ड टू एज फ्रीइंग द मेमोरी। मतलब जब हम लोग डी एलोकेशन फ्री जब यूज करते हैं तो ये चाहता है कि हमारा मेमोरी डी एलोकेट हो, मतलब फ्री हो, ताकि वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फास्ट हो सके, इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी। तो डायनेमिक मेमोरी स्टे रिजर्व until it deallocated और until the program ends। मतलब डायनेमिक मेमोरी में डीलोकेशन मेमोरी ये जब हम लोग चाहते हैं तो ये जब तक प्रोग्राम रहता है, जब हम लोग फंक्शन क्रिएट करते हैं, जब तक प्रोग्राम रहता है तो फंक्शन का मेमोरी जो रहता है ऑक्यूपाई किया रहता है। अगर हम उस फंक्शन का काम खत्म होता है, हम चाहे तो मेमोरी को डीलोकेट कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें ज़रूरत पड़ती है। once the memory deallocated it can be used to other program or it may even to allocated another part of the your program। मतलब जब वन से मेमोरी डीएलोकेट हो जाता है तो पार्ट जो मेमोरी का पार्ट होगा किसी अदर प्रोग्राम के लिए यूज हो सकता है, और उस हमारी मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी की कम नहीं पड़ेगी, इस तरह से प्रोग्राम क्रैश भी नहीं करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं। तो इस तरह से हम लोग फ्री मेमोरी कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कैसे हम लोग फ्री मेमोरी करते हैं। तो टू एलोकेट मेमोरी यूज द फ्री फंक्शन यूज करके हम लोग पॉइंटर यूज करके हम इसमें पॉइंटर दे देंगे, उसके बाद मेमोरी फ्री हो जाएगा। फंक्शन ये फ्री फंक्शन यूज करके हम लोग पॉइंटर, जो भी पॉइंटर होगा उसको हम लोग दे देंगे, तो ये मेमोरी फ्री कर देगा ऑटोमेटिकली जब भी ज़रूरत पड़ेगी। और इसके बाद साइज इंक्रीज करेंगे कि हाँ पॉइंटर टू में कैसे हम लोग इसकी पार्ट वन पॉइंटर वन को 8 साइज बना करके हम लोग रीलोकेट कर देंगे, पॉइंटर टू में भर देंगे और रीसाइज हो गया मेमोरी। और उसके बाद चेक करेंगे कि PTR2 नल तो नहीं है, मतलब ये रिसाइज हुआ तो हुआ कि नहीं, इसके बारे में ये बता देगा। नल अगर है तो रिसाइज नहीं होगा, फेल अनेबल टू रिसाइज मेमोरी। अगर एल्फ मतलब ये रिसाइज हो चुका है तो इस तरह ये प्रोग्राम रन हो जाएगा और पॉइंटर वन में पॉइंटर टू के अपडेट्स मतलब मिल जाएंगे, और जो भी न्यूली एलोकेटेड मेमोरी होंगे वो मिल जाएंगे। और इस तरह से हम लोग मेमोरी रीलोकेट करके और एरर चेक कर सकते हैं, नल पॉइंटर से भी बच सकते हैं इसमें। तो चलिए बढ़ के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, डी एलोकेशन मेमोरी। मतलब मेमोरी जब एलोकेट हो गया तो इसको फ्री कैसे करेंगे, इसके बारे में हम समझेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और एरर चेकिंग कैसे हम लोग इसको रोक सकते हैं जब री एलोकेट फंक्शन रिटर्न करता है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, तो इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं, तो इसके बारे में हम समझेंगे। और कंट्रोल स्टेटमेंट को यूज़ करके कैसे हम लोग एरर चेक करेंगे। और जब भी एरर ये सक्सेसफुल अगर किसी तरह की एरर आता है, नल पॉइंटर आता है, तो वो मेमोरी एलोकेट नहीं कर पाया है। इस तरह से एरर को हम लोग चेक करें। रीएलोकेट फंक्शन जब मेमोरी रीएलोकेट नहीं कर पाता है तो इसमें एरर आती है। तो इसको ये बहुत टाइम आती है, लेकिन ये थोड़ी बहुत यूजफुल है, लेकिन ये बहुत अच्छा है कि हाँ रीएलोकेट मेमोरी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं हो पाती है। तो इस समय हमें एरर मिल जाती है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो कैसे हम लोग एरर चेक करके रीएलोकेट करेंगे और कैसे हम लोग वैल्यू को स्टोर करेंगे, तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो the reallocate function return a null pointer if it is not able to allocate more memory. This is very unlikely, but it is worth keeping in mind when you need your code to be fail proof। मतलब जब ये आपका कोड फेल होगा और किसी तो फिट नहीं है, तो और जब भी आपको नीड पड़ेगा तो ये आप लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी बहुत कम कीजिएगा, लेकिन ये यूजफुल है। फिर भी आप लोग आगे बढ़े। तो सबसे पहले इस कोड को समझ लेते हैं, जो भी इसमें कोड लिखा हुआ है तो इसके बारे में समझ लेते हैं। तो हैश इंक्लूड आप std lib में ये भी अवेलेबल है। रीएलोकेट फंक्शन आपको पहले ही बता दिया हूँ।
तो चलिए इसके बारे में आप लोग 2 पॉइंटर बना लीजिएगा कि और पार्ट 1 में एमएलओ फंक्शन 4 को स्टोर कर दिए, मतलब इसकी साइज़ 4 डाल दिए हैं। और तो हम लोग कैसे हम रीएलोकेट मेमोरी करते हैं डायनेमिक मेमोरी के मेमोरी मैनेजमेंट के ट्यूटोरियल में। तो कैसे हम लोग रीएलोकेट मेमोरी करते हैं, तो चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। तो ये फंक्शंस है रीएलोकेट, और इसके इस फंक्शन के थ्रू हम लोग मेमोरी रीलोकेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे तो 2 पैरामीटर लेगा ये। फर्स्ट पैरामीटर ये लेगा कि हाँ, पुराने जो पॉइंटर थे उसकी एड्रेस ले लेगा और उसकी साइज ले लेगा, मतलब जो भी होगा। और उसके बाद ये उससे अनदर किसी पॉइंटर हम लोग को उसको स्टोर कर देंगे, और इस तरह से ये मेमोरी रीएलोकेट हो जाएगी। और जितना हम लोग चाहेंगे उसको साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप लोग चलिए इसके हम लोग प्रोग्राम को समझा देते हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले आप लोग ये stdlib भी इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग ये 2 पॉइंटर बना लीजिएगा और एक साइज वेरिएबल भी बना लीजिएगा। इसमें साइज वेरिएबल बना सकते हैं, अदर प्रोग्राम में कभी कभी नहीं बना सकते, किसी में बना सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी कुछ ऑब्जेक्ट में बनेगा, तो इसमें ऑब्जेक्ट का कोई सवाल ही नहीं, तो इसलिए इसमें ये बना ही नहीं सकते। और बना सकते हैं एनम एनम स्ट्रक्चर, और इस तरह से हम लोग यूज करके हम लोग बना सकते हैं। लेकिन इसमें हम लोग डायनेमिकली बनाना है, तो ये हम लोग इसमें हम लोग बना भी सकते हैं, और खुद से भी हम लोग पहले से बनाया हो सकता है और खुद से भी बना सकते हैं। तो ये पहले साइज ये 4 रख दिया, मतलब 4 आइटम इसमें आएंगे। और साइज है पॉइंटर 1 की साइज से हम लोग इसको कैलकुलेट कर साइज बना दिया, और इसमें एमएलओक में हम लोग स्टोर कर दिया पॉइंटर 1 में। और इस तरह से इसको हम लोग एक्सेस करते हैं, और साइज कितना साइज है और कि पॉइंटर क्या है, इसकी एड्रेस क्या है, इस तरह से हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम जब रीसाइज करने जाएंगे, तो उस समय हम लोग 6 हमें एलिमेंट स्टोर करना है। तो उसको उस साइज को मल्टीप्लाई करने से, मतलब उस साइज ऑफ फर्स्ट पॉइंटर को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसमें रीलोक फंक्शन में पॉइंटर 2 में हम भर देंगे स्टोर करके। उसके बाद हम लोग इसको देख लेंगे कि ये साइज 2 मतलब 6 साइज हो जाएगा पॉइंटर 2 का। इस तरह से आप लोग इस प्रोग्राम को रन करके देख लीजिएगा। ये पूरा प्रोग्राम है, रन करके देख लीजिए कि ऑटोमेटिक ये साइज रीसाइज हो गया। मतलब पहले प्रोग्राम 4 साइज था और सेकंड का 6 हो गया। इस तरह से ये इंक्रीज हो जाएगा साइज रीएलोकेट फंक्शन यूज करके। तो चलिए बढ़ते हैं मेमोरी नल पॉइंटर एरर चेकिंग कैसे होता है, नल पॉइंटर कैसे हम लोग हैंडल करेंगे, और एरर चेकिंग भी कैसे करेंगे कि हाँ कैसे इस प्रोग्राम में एरर आ रहे हैं, तो इसको भी हम हैंडल कर सकते हैं। और किस तरह के फंक्शन यूज करेंगे और किस तरह के हम स्टेट कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो इससे पहले आप लोग पॉइंटर डिक्लेयर कर लीजिएगा। पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे पॉइंटर में आप लोग इनिशियलाइज कर दीजिएगा जो भी वैल्यू होगा, एमएलओक फंक्शन जो भी आप लोग साइज देना चाहते हैं वो उसको आप लोग एलोकेट कर दीजिएगा जो भी होगा। और इसके बाद आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा कि हाँ कोई एलोकेट हुआ कि नहीं मेमोरी। उसके बाद आप लोग अगर एलोकेट हो गया तो रिटर्न 1 कर सकते हैं, और नहीं हुआ तो उसके बाद ये अपना कंटिन्यू कर लेगा। यहाँ पर रिटर्न 1 क्यों किया, क्योंकि ये प्रोग्राम हमें ये बता रहा है कि ये आप लोग पहले ही समझाया था, रिटर्न 0 क्यों लिख रहा है, रिटर्न 1 क्यों लिख रहा है। रिटर्न 1 इसलिए लिखा है कि ये बोल रहा है कि आप प्रोग्राम ये ठीक ठाक नहीं चला, यहीं से प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, उसके आगे नहीं बढ़ेगा जब ये ब्लॉक ऑफ कोड चला। तो उसके बाद ये अगर ये नहीं चला तो उसके बाद ये काम करना शुरू कर देगा। पॉइंटर हम लोग को स्टोर करेंगे 20 वैल्यू को स्टोर कर देंगे, और उसके बाद एक्सेस कर लेंगे कि हाँ ये पॉइंटर में ये 20 है वैल्यू। और उसके बाद फ्री फंक्शन यूज करके हम पॉइंटर को डीलोकेट कर देंगे, और उसके बाद सेटअप तो अब उसके बाद नल स्टोर कर देंगे और रिटर्न 0 कर देंगे। इस तरह से प्रोग्राम सक्सेसफुल रन हो जाएगा। आप लोग इसको रन करके देख लीजिएगा। और रन करते हैं ये, क्योंकि ये टाइम ऑलरेडी वीडियो लॉन्ग हो चुका है, तो इसके बारे में आप लोग रन करके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मैं तो समझा दिया आप लोगों को ये जितना भी पॉसिबल था कि मेमोरी फ्री कैसे करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं मेमोरी लीक की तरफ। कैसे मेमोरी हम लोग जब फ्री नहीं करते हैं तो उस समय मेमोरी हम लोग फ्री करना जरूरी पड़ता है। ये क्यों जरूरी पड़ता है इसके बारे में हम समझते हैं। मेमोरी लीक हमें क्यों ज़रूरत पड़े तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो अब मेमोरी लीक हैपन व्हेन डायनेमिक मेमोरी इज एलोकेटेड बट नेवर फ्रीड। मतलब जब हम लोग मेमोरी एलोकेट कर दिए तो उसके हम लोग फ्री नहीं करते हैं, तो उस समय हमें एक प्रॉब्लम आ जाती है। इफ़ अ मेमोरी लीक हैपन्स इन अ लूप, मतलब लूप कभी यूज करते हैं या फंक्शन यूज करते हैं,
तो सो कॉल्ड फ्रीक्वेंटली इट कुड टेक सो मच मेमोरी, मतलब ये बहुत सारा मेमोरी ले सकता है। तो एंड कॉज ऑफ कंप्यूटर, मतलब उसके कारण मेमोरी कंप्यूटर स्लो हो जाता है, और यह हमें रिस्क बढ़ जाता है कि डायनेमिक बिफोर मेमोरी हमारा डेटा फ्री हो चुका ऑटोमेटिकली बिफोर, जब हम लोग ये डेटा लॉस्ट भी हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग मेमोरी को मैनेज करना चाहिए और फ्री करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो हमारे मेमोरी लीक की एक्सीडेंट बढ़ जाती है। ये दिस कैन हैपन एक्सीडेंटली, सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी केयरफुल टू कीप ट्रैक पॉइंटर टू डायनेमिक मेमोरी। मतलब हमें पॉइंटर को बहुत अच्छे से हम लोग ट्रैक करना होगा पूरे प्रोग्राम में कि कहाँ ये पॉइंटर एलोकेट हुआ, मतलब जो कहाँ ये मेमोरी एलोकेट हुआ और कहाँ डी एलोकेट होगा। इसको हम लोग अच्छे तरह से डी एलोकेट करना ही पड़ेगा। जब एलोकेट किए हैं पॉइंटर की मेमोरी को, तो उसके बाद हम डी एलोकेट करना ही पड़ेगा। इस तो हमारा मेमोरी कंप्यूटर नहीं फुल होगा, और इससे हम लोग बच जाएंगे कि हमारा कोई डेटा लॉस नहीं होगा। तो इस तरह से हमें मेमोरी लीक के कंसेप्ट समझ लिए, और इस तरह से हमें कंसेप्ट यूज़ करना चाहिए जब भी हम मेमोरी एलोकेट करें और डी एलोकेट जब करें हैं, तो उस समय हमें ध्यान रखना होगा कि कब मेमोरी एलोकेट की या डी एलोकेट कब किए। उसके बाद ये डेटा नहीं मिल पाएगा जब डी एलोकेट होने के बाद। चलिए बात करें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, स्ट्रक्चर और डायनेमिक मेमोरी यूज कैसे करते हैं, और कैसे हम लोग स्ट्रक्चर कंसेप्ट और डायनेमिक मेमोरी कंसेप्ट करके एक प्रोग्राम बना लेते हैं। इसके बारे में समझेंगे पूरे विस्तार से, कैसे हम लोग स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। जैसे किसी अदर प्रोग्राम में क्लास के कंसेप्ट होते हैं, उसी तरह इसमें भी ये काम आएगा। बस इसमें प्रॉपर्टीज ही अवेलेबल रहेंगे, और क्लास में तो मेथड और प्रॉपर्टी दोनों अवेलेबल रहते हैं, लेकिन इसमें स्ट्रक्चर में केवल प्रॉपर्टी अवेलेबल रहते हैं। स्ट्रक्चर और मेमोरी, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को समझ लेते हैं, कैसे डायनेमिक मेमोरी स्ट्रक्चर को रिलेट करते हैं, और इसको कैसे हम लोग यूज करके हम एक्सेस मेमोरी को फास्ट करते हैं और मैनेजमेंट को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोग 3 लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लीजिएगा। इंपोर्ट करने के बाद आप लोग स्ट्रक्चर डिफाइन कर लीजिएगा, ये जो भी दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर टाइप का एक पॉइंटर बना लिया, और बनाने के बाद ये एक एमएलॉग फंक्शन को हम लोग डिक्लेयर कर लिए। डिक्लेयर करने के बाद ये हम लोग इसमें स्टोर कर दिया पॉइंटर में। अब पॉइंटर चेक कर लिया कि हाँ कोई मेमोरी एलोकेशन हुआ कि नहीं सक्सेसफुल। अगर हो गया है तो आगे बढ़ेगा, नहीं तो ये रिटर्न हो जाए, प्रोग्राम बंद हो जाएगा। उसके बाद ये होने के बाद ये पॉइंटर को इस तरह से इंडिकेट करते हुए हमने होंडा को असाइन कर दिया इस पॉइंटर में, और ईयर को इस तरह से इंडिकेट करते हुए 2020 को पॉइंटर में स्टोर करने के बाद, इस तरह से होल्ड स्टोर करने के बाद हम लोग इसको इस तरह से एक्सेस करेंगे पॉइंटर पे ब्रांड को इंडिकेट करते हुए पॉइंटर पे, और इसको परसेंटेज से, क्योंकि ये रिटर्न कर रहे पर स्ट्रिंग, और ये ईयर एक इंटीजर रिटर्न करेगा इस तरह से ये। और उसके बाद मेमोरी फ्री कर देंगे जो पॉइंटर में एलोकेट किए हैं, और फ्री करने के बाद ये रिलीज हो जाएगा मेमोरी। इस तरह से हमारा मेमोरी मैनेजमेंट कंप्लीट होता है वीडियो।